हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 25 जुलाई के अंदर पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में मैथ्स के जितने सारे सवाल होंगे उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि हमारा सेट नंबर 30 होगा। इसके पहले हम लोग इसके प्रीवियस सारे सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज अच्छा लगता होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन होता है बहुत ज़रूरी होता है आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि हर सेट में 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा क्लिष्ट होता है, जो थोड़ा-सा आपको सिखाने की कोशिश करता है कि हाँ, सवाल को पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सही तरीके से गाइड करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमको। ठीक है? तो ये आपका रीजनिंग सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ्स की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आ जाइए। ये आपका जीके खत्म होने वाला है। ठीक है? हाँ, पहला सवाल आ चुका है। आप देखेंगे पहला सवाल क्या बोलता है कि 8500 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, यानी ये तुम्हारा अमाउंट हो गया और ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है। यदि दर जो है स्वयं की 1.8 टाइम्स हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। ठीक है, अगर आपने बोला कि मूलधन 8500 रुपया है, ठीक है, तो 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 11,050, मतलब कितने का फर्क पड़ता है? तो आप बोलेंगे 1500 और 1000, 2550 रुपया। 2550 रुपये तुम्हारा क्या हो जाता है? इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, रेट कितना है आपको नहीं पता ना, सिर्फ टाइम पता है, तो आप पहले रेट निकाल लीजिए, रेट बाई 100। ठीक है, तो आप जरा देखिए, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और 17 से कटेगा क्या? 17 एकम 17, हाँ कट जाएगा। 17 पची 85, 17 एकम 17, 17 पची 85 और जीरो। ठीक है, जीरो से ये कट जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 6 पचे 30 और 30 पचे 150, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारा 5% के बराबर। तो सवाल क्या पूछता है कि अगर रेट स्वयं का 1.8 टाइम्स हो जाए, तो अगर आप रेट का 1.8 निकालेंगे टाइम्स तो हो जाएगा 9%। ठीक है, नया रेट, जो न्यू रेट तुम्हारा पूछ रहा है सवाल में, वो कितना हो जाएगा? 9%। और टाइम पूछ रहा है 5 ईयर्स में, तो यही मूलधन का कितना अमाउंट हो जाएगा? बिल्कुल, तो आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो। तो आप बोलो, डायरेक्टली हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप मुझे बताओ, अगर 9% एक साल का था, 5 साल में कितना हो जाएगा? 45%। तो 45% ऑफ निकाल लो आप 8500। या फिर अगर आपको अमाउंट ही निकालना है तो क्यों ना डायरेक्टली हम 8500 का 145% निकाल दें। बात तो वही है ना, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, आप गुणा कर लो, इस सवाल का आंसर है। तो 85 गुणा 5 कितना होता है? 425, कैरी हो जाएगा 42, 8 चौका 32, 5 चौका 20, 340 और 42 कितना? 382, 38, 85 और 38 कितना हो जाएगा? 123। तो 12,325 रुपया इसका अमाउंट हो जाएगा, नया वाला जो आपसे पूछ रहा है सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ठीक ठाक सवाल से हम लोगों ने शुरुआत की है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ये सवाल क्या बोलता है आपसे कि अगर पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है प्लस में, इंटू में, अच्छा सबकी वैल्यू देखो, सबकी वैल्यू जो है ना 1 के बराबर ही है। ठीक है, तो मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखो जरा, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू भी 1 है, पी क्यू आर की वैल्यू भी 1 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू तो 1 ही है ना, तो यानी कि इसका वैल्यू भी क्या आपको मिल गया? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इसका वैल्यू भी आपको 1 ही मिल गया, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे? आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको फॉर्मूला नहीं मालूम? मालूम है ना, क्या होता है बताइए? ये होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 PQR इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। आप मुझे बताओ, इसका वैल्यू मुझे मालूम है, इसका वैल्यू मुझे मालूम है और इसका भी वैल्यू मालूम है, तो क्यों ना मैं अगर इसके वैल्यू निकालूं, मेरा काम हो जाएगा। कैसे निकाल पाएंगे? आप इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर किया तो मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स 1 बोल सकते हैं, यानी मैं बोलूँगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 यानी कि -1 के बराबर। अब वैल्यू को पटक दीजिए, तो इसको अगर हम भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1, तो भेज दो उस साइड, यानी कि ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा +3 और ये तुम्हारा 1 है इनटू ये कितना है -1 और ये कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया हमने तो बाकी सब वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, यानी 3 और ये माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा -2, प्लस से गुणा किया तो -2 हो गया। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगर आप चाहे तो इसको वैल्यू पुटिंग करके ही बना सकते थे पी क्यू आर। वैल्यू पुटिंग करना थोड़ा अच्छा नहीं होगा क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग करना अपने हिसाब से सही नहीं है, तो फॉर्मूला से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3 क्या बोलता है, आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट निकालोगे तो कितना बन जाएगा कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 11 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो 9 से होने के लिए पहले हम डिजिट का सम चेक कर लेते हैं। तो आप बताओ, 8 4 12 4 16, 16 6 22 और 5 27, यानी कि ये 9 से कट रहा है। ठीक है, 3 1 4 5 9 और 8 4 12, यानी कि ये नहीं कट रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। 7 7 14 5 19 और 8 27, यानी ये भी 9 से कट रहा है। तो 11 से भी चेक करना पड़ेगा आपको, तो 11 से भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आओ जरा हम चेक कर लेते हैं 11 से भी। ठीक है, आओ जरा हम 11 से भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 11 5 55, ठीक है, 5 6 55 1 8 7 7, ये वाला कट रहा है, दोनों से कट रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ये तो कट रहा था 9 से, तो 77 7 और 4 यानी 66, 8 5 77, यानी कि 8 6 ये नहीं कट रहा है, मतलब 11 से नहीं कट रहा है। ठीक वैसे ये भी 11 से पर नहीं कटने वाला होगा। तो जब भी 99 बोलेंगे इसका मतलब क्या बोलेंगे, 2 डिजिट यानी 11 से भी और 9 से भी कटने वाला संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले के पीछे भागेंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दे रखा है, ये ओवरलैप हो गया है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 25 जुलाई, शिफ्ट नंबर 2 है ना, ठीक है। दो तीन सात, ये लिखा हुआ है 2 3 और 7। तो त्रिभुज के बड़े कोण की माप क्या हो जाएगी, तो 3 और 2 5 और 7 12, तो 12 का मतलब होता है 360 डिग्री। आपको निकालना है 7 की वैल्यू, तो 360 बटा 12 इंटू 7, ये 30 बार में 210। कुछ मिस्टेक किया मैंने, अरे हाँ मिस्टेक तो किया है। 360 तो चतुर्भुज में होता है ना, क्वाड्रिलेटरल में, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता ना, तो 180, यानी 180 बटा 12 इंटू 7, ये कट जाएगा 15 से, 15 गुना 7 यानी कि 105 डिग्री इस सवाल का आंसर है। बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे चलते हैं। एक परिवार की जो मासिक आय हो 35,000 रुपए है, ठीक है, मासिक आय इनकम की बात कर रहा है 35,000। परिवार आय के विभिन्न व्यय जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पे खर्च करता है, बिल्कुल ठीक है। सभी व्यय के बाद हर महीने उसने 8% की बचत करता है। आप मुझे एक बात बताओ, खैर आगे पढ़ते हैं पहले। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक होता है। अगर हेल्थ की बात करूं, आप जरा देखना, स्वास्थ्य पर भोजन यानी जो ईटिंग वाला सेक्शन है उससे 50% अधिक होता है। आगे पढ़ते हैं, जबकि भोजन पर, मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। अगर मैं इंटरटेनमेंट की बात करूं, तो इसका 3 गुना ईटिंग पे, अगर इसको मैं एक्स मानूं तो ये 3x होगा। और इसी इसका चूंकि 2 गुना एक्स था, इसका 2 गुना था, मतलब 3 दूना 6x था, किस पे, हेल्थ पे। उम्मीद करते हैं कि ठीक कर रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है, वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। अच्छा, स्वास्थ्य अगर 6x है तो यहाँ पे एजुकेशन भी तो सेक्शन है, जो इसका अगर हेल्थ वाला आधा है मतलब ये जरूर 12x रहा होगा। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर मैं रेंट की बात करूं भाई, अगर मैं रेंट की बात करूं तो आप मुझे बता दो
भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। वेयर इज भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तीनों एक साथ है? नहीं, यहाँ है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन तीनों के व्यय का एक तिहाई निकाल लो, यानी कि 12 3 15 और 6 21 का एक तिहाई, मतलब कि 7x। क्लियर है? अब यहाँ से हम x को हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम x को हटा लीजिए, ये हमारा रेशियो हो गया, व्यय का रेशियो हो गया, इसको 1 लिखो। ठीक है, ये आपको व्यय का रेशियो मिल चुका है। इस रेशियो में क्या होता है? खर्च होता है। तो शिक्षा पर कितना व्यय होता है आप मुझे बताओ। इसके अलावा आप देखेंगे जो सेविंग होती है वो 8% होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन सब का पे जो खर्च हो रहा है वो 92% का खर्च है, 92% का हिस्सेदारी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, शिक्षा पर अगर व्यय निकालना है तो मैं कह सकता हूँ शिक्षा पर कितना व्यय निकालोगे तो 92/6, 3 9, 1 10 और 7 17 और 12 कितना होता है? 29। 29, ठीक है ना? इतना परसेंट से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इनटू निकालना है 12%, तो ये एजुकेशन का हो जाएगा। टोटल खर्च आपने कर रखा है 35,000। उम्मीद करते हैं कि हमने सही किया है, लेकिन ये कटेगा कैसे 29 से, ये भी देखना पड़ेगा ना। कुछ तो मिस्टेक करी होगी हमने जरूर। परिवार विभिन्न व्यय जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य खर्च करता है। सभी व्यय करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। ठीक है, 8% की बचत होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं सही तो कर रहा हूँ? या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि 35,000 का 35,000 का आपको क्या करना है? 92% निकालना है। तो ये पूरा तुम्हारा एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब है। और ये एक्सपेंडिचर होता कितना है? तो आप बोलेंगे 6 3 9 1 10 और 12 22 और 7 29 का तुलना है। आपको निकालना है कितना शिक्षा पर? तो शिक्षा पे कितना हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा। तो ये तो कटेगा ही नहीं, जब कटेगा नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे हम? 29 से 3 बार करेंगे तो 87 आएगा। तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है यार। अच्छा ठीक है, हम करते हैं जरा काट कुट। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 29 से ये वाला कटेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट हम काट सकते हैं, ऑलमोस्ट वैल्यू लेकर अगर चलें तो आप देखेंगे 29 से काटोगे अगर ऑलमोस्ट तो एक बार में कट जाएगा 29 6 जीरो। 29 दूना 58, यानी कि अगर 2 से हम काटते हैं 60, तो इसे थोड़ी सी 12 से थोड़ा वैल्यू ज्यादा आएगा। थोड़ा वैल्यू, चूंकि 58 ही कट जाएगा, हमने 60 को काटा है। तो अगर आप अनुमानित वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा? 144 इंटू 92 ठीक है। तो आप देखेंगे 92 इंटू 4 कितना होता है? 360 और 8 368। तो 36 कैरी, फिर 368 और 36, 8 6 14 1 6 3 9 1 10 1 404, यानी कि 4 लिखो, कैरी कितना हो गया? 40। यानी 92 और 40 कितना होता है? 132। 13,248 मेरा आता है सवाल का आंसर। यानी कुछ तो सवाल में गड़बड़ी है, या फिर कुछ तो गड़बड़ी है कि पूरी पूरी कटनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इतना वैल्यू भी कम नहीं हो पाएगा इसमें से कि आपका आंसर 12,600 आएगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना होता है। भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना, ये भी फिक्स हो गया। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा हो गया स्वास्थ्य, ये भी ठीक है। किराए पर भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो भोजन इधर है, स्वास्थ्य इधर है, 6 3 9 और शिक्षा इधर, मतलब 12। तो 12 9 21 का एक तिहाई अगर निकालेंगे तो 7 आएगा। सही तो कर रहा हूँ यार?
फिर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि हमने कहाँ मिस्टेक करा है रेशियो में, या फिर कहीं, या फिर सवाल में कुछ गड़बड़ी है, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपने रेशियो लिखना सीख गया इसमें सवाल में तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे आते हैं। ये एक बढ़िया सवाल देख के लग रहा है। ठीक है, आप देखें क्या बोल रहा है नंबर 7 सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पिछले सवाल की तरह कैलकुलेशन करके दिमाग खराब ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या बोलता है ये। तो आप देखेंगे एक किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है। मतलब मैं कहूं अगर जैसे बोले वैसे मैं लिख रहा हूँ कि 1/3 भाग अगर 32 दिन में करता है तो पूरा काम कर सकता है 96 डेज में। ये तुम्हारा टाइम पहले मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर मैं बी की बात करूँ, बी पे आते हैं। 37.1/2 का मतलब होता है 3/8। तो अगर 3/8 काम करता है 24 दिन में, 3 × 8 = 24, यानी कि 8 × 8 = 64 दिन में ये पूरा काम कर सकता है। ठीक वैसे ही सी की बात करूं अगर, तो सी कार्य का 60% अगर काम करता है 48 दिन में, यानी 16×3 = 48, 16×25 = 80 दिन में क्या करेगा, ये पूरा काम कर सकता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगर मैं इन सब का एलसीएम निकालू तो बताओ कितना हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा मुझे बताओ। ठीक है, तो अगर मैं पहले एलसीएम निकालूंगा तो 16×6 = 96, 16×4 = 64, 16×25 = 80, और 6, 4, 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। और चूंकि हमने 16 से काटा था तो अब एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता चल गया एलसीएम। एलसीएम पता लगाने के लिए हमने काटा था, ये भी ठीक है। अब बताओ मुझे कि इनका एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो ये चूंकि 6, 4, 5 आया था ना, तो 6 से डिवाइड करो ये 10, 4 से करोगे तो 15, और ये करोगे तो 12। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया TW। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, बढ़िया सवाल देखने में लग रहा है। बी और सी मिलकर काम करना शुरू किया और x दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो बी और सी का मतलब 15 + 12 यानी कि 27 इंटू एक्स। एक्स दिन में काम किया, कुछ तो काम किया। एक्स दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, और ए सी के साथ शामिल हो गया, मतलब ए और सी काम करेंगे कितना, 10 और 12 मिलके 22 काम करेंगे, और दोनों ने शेष कार्य को x/8 दिन में पूरा कर दिया। तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a प्लस सी यानी कि 22 को गुणा करना पड़ेगा x+8 दिन से, तब तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन आगे पहले पढ़ लेते हैं कि बी प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात। अच्छा, अनुपात दे रखा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मुझे प्लस क्यों करना है। फिर तो इस 22 इंटू x+8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ। नीचे लिख सकते हैं 22 इंटू x+8, क्योंकि इन दोनों के द्वारा किया गया काम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9:11। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा गुना भाग नहीं करवाएगा हमसे। तो 9 से 3 बार में कटेगा ये, और 11 से 2 बार में कटेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3x = 2x + 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16। x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो अगला सवाल क्या पूछता है आपसे कि 3.5x दिन में 3.5x दिन। पहले हम डेज निकाल लेते हैं, कितना होता है 3.5x, यानी 3.5 और x की वैल्यू आई है 16, यानी कि 8×7 = 56। 56 दिन की बात कर रहा है, 56 दिन की बात कर रहा है। द्वारा सी द्वारा अकेले उस कार्य को कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अरे भाई ठीक है, तो आप मुझे बताओ पार्ट डन बाई सी आपको निकालना है, कितना पार्ट आपने डन किया है सी द्वारा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं टोटल काम है कितना। तो आप बोलेंगे 60 × 16, और सी कितना कर देगा 56 दिन में, तो 56 गुणा एक दिन का एफिशिएंसी कितना इसका है 12। सॉल्व कर लीजिए, सवाल का आंसर आने ही वाला है। तो आप देखेंगे ये 4×3 = 12, और ये 4 से 15 बार में। ठीक है, क्या मैंने सही किया है, बिल्कुल। फिर आप देखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी तो काट काट सकते थे ना। 4 से क्यों काट रहा हूं मैं, दिमाग का कभी काम नहीं करता क्या। आप देखो जरा, 12×25 = 60। ठीक है, और ये देखेंगे आप 8×2 = 16, और 8×7 = 56, यानी कि जो सी ने काम किया है वो 7/10 काम कर सकता है 56 दिन के अंदर, जो आपसे पूछ रहा है सवाल। तो ये एक बेहतरीन सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस ट्रिकी सवाल। आपको जैसे जैसे बोला गया सवाल आपने वैसे किया,
पिछले सवाल की तरह नहीं कि हाँ ठीक है गुणा भाग कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं दोबारा। नंबर 8 जो 8 से डिविजिबल है, 8 से वो होता है डिविजिबल जिसका अंतिम 3 डिजिट 8 से कट जाए, वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो आसान होगा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, क्या बोला आपसे सवाल, वो थोड़ा ओवरलैप हो गया है। नंबर 9 पे चलते हैं, जरा देख लेते हैं मोबाइल में। ए किसी काम को, ये 60 लिखा हुआ है, और बी वह इस पर 15 दिनों तक काम करता है। सवाल क्या बोलता है कि 15 दिनों तक काम करता है, और फिर बी क्या करता है अकेले शेष कार्य को, ये कितना लिखा बताओ, ये 48 लिखा हुआ है, 48 दिन में काम पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर काम करके उस कार्य को कितने समय पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल है। ए की वैल्यू 60 डेज लगाता है, ठीक है। अगर ए 60 डेज लगाता है तो 15 दिन तक काम करता है, और फीस फिर जो है बी शेष कार्य को 48 डेज में कर सकता है। मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर ए ने 15 दिन काम किया तो 15 चौका 60, यानी कि 25% काम पूरा कर चुका है। 75% काम बाकी है ना। तो 75% काम अगर मैं बी की बात करूं तो 75% काम करता है 48 डेज में। तो मैं कह सकता हूं कि बी 100% काम कितने दिन में करेगा बताओ। 16×3 = 48, यानी कि 16 चौका 64, कितना दिन लगाएगा। फिर से आप लिख दो इस सवाल को। अगर ए लगाता है 60 दिन, बी लगाता है 64 दिन, एलसीएम निकाल लो जरा। तो 15 16 का अगर है तो कितना हो जाएगा, 225, 240 और गुणा 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और 16:15 क्या हो जाएगा तुम्हारा एफिशिएंसी। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम है। तो आपसे क्या पूछा कि कितने समय के अंदर पूरा कर सकते हैं, फिर से गुणा भाग करवाएगा ये हमसे। तो देखो जरा, 240 × 4 बटा 16 × 15, आप काट लीजिए, सवाल का आंसर आएगा। तो 16 से ही कट जाएगा 15 बार में। अरे भाई साहब, क्या हो गया ये। अच्छा अच्छा, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। मैं गुणा क्यों करा रहा हूँ नीचे, मुझे एफिशिएंसी का सम लिखना है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो मिस्टेक हो गया मेरे से। तो 15 और 16 के एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 31। तो आओ जरा, मैंने कहा था ना गुणा भाग करवाएगा मेरे से। तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये कटने वाला तो है नहीं। तो ये हो जाएगा 960/31। अच्छा, ऐसे ही आंसर दे रखा है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो ये आप आंसर लगा लो, आगे बढ़ो। नंबर 10 पे चलते हैं। किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। अच्छा, तो cos 60 कितना होता है, सॉरी sec 60 कितना होता है, 1/2 का अपोजिट, यानी कि 2 बनेगा इसका वैल्यू। ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, और ये बनेगा 1। तो ऑफकोर्स ये वाला वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं यार। इसका मान कितना हो जाएगा आप मुझे बता दो। तो आप देखेंगे tan, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो इसको मैं क्यों ना 360 के पहले चेंजेस करता हूं। तो आप मुझे बताओ, 360 को अगर मैं 3 से गुणा करूं, अगर मैं एक काम करते हैं, माइनस को हम पहले खींच लेते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं। तो ये देखो, 360 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 1080, यानी उससे ही 45 ज्यादा है। यानी अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं तो 1045 लिख सकता हूं। क्योंकि आप देखो, 360 रोटेशन करने के बाद फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से पहुंचना शुरू किया था। तो 3 रोटेशन के बाद वापस क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1, और माइनस पहले से, यानी कि -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 50,000 रुपए है। 3 दुकानदारों में पहला इस पर 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार 20 और 20% का 2 क्रमिक छूट देता है, और तीसरा दुकानदार 30 और 10 का 2 क्रमिक छूट देता है। तो ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये आप तीनों का निकाल दो। अगर मैं पहले की बात करूं तो आप जो बताओ, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40। 40 में से 15 का 25% निकाल लो, यानी कि 3.25 कम करो इसमें से। 3.75 अगर आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। ये तुम्हारा डिस्काउंट बनेगा 36.25%। ये पहला डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट हो जाए, चेक कर लेते हैं। 20 और 20 40, और 20 का 20% यानी कि 4। 20 का 20% यानी कितना हो जाएगा, 0.4 नहीं बल्कि 4। 0.4 नहीं बल्कि 4, मतलब ये 36% का डिस्काउंट है। अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 30 और 10 40,
और 30 का 10% यानी कि 3, मैं कहूंगा 37%। तो आप खुद ही बताओ, सबसे अधिक डिस्काउंट जिसका होगा, ग्राहक को सबसे अधिक फायदा उसी से होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि तीसरा दुकानदार से ग्राहक को सबसे अधिक क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 क्या बोलता है कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है तो हॉल के अंदर के दीवारों और भीतरी छत को सफेदी करने का खर्च ज्ञात करिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × H L + B। और अगर छत की बात करें तो L × B। इस पूरे में अगर मैं बात करूं आपसे कि 10.2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो तुम्हारे सवाल का आंसर आ जाएगा ना। आओ जरा देखते हैं। 2 × H यानी कि 15 दूना 30। ठीक है। L + B का मतलब फिर से 30 और प्लस L × B का मतलब 200। बोलो ना, इंटू हो जाएगा 10.2। ठीक है। तो ये 900 और 200 1100 इंटू 10.2। तो अगर तुम गुणा करोगे तो आप देखोगे कि एक डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा, यानी 102 को गुणा करना है 11। ठीक है। तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है। 102 गुणा 1 102 कैरी 10, 102 और 10 112, यानी 11,220 रुपया लगेगा। तो सफेदी हो जाएगी। पता नहीं कहाँ चला गया ये, सफेदी हो जाएगी सवाल में। ठीक है। नंबर 14 क्या बोलता है कि दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, यानी कि एक वृत्त की बात कर रहा है। अगर मान लो हमने यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, दो स्पर्श रेखाएं हमने अगर मान लो खींच दी, उसका मैं नाम दे दिया क्या, तो आप बोलेंगे RP और RQ। ये R है तो ये अगर P है तो ये वाला Q हो जाएगा। POQ, वेयर इज O? O तुम्हारा सेंटर है। अगर तुम्हारा POQ की वैल्यू 120 है तो क्या पूछता है कि PRQ कितना होगा, ये वाला वैल्यू। अरे भाई 60 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 90 है और ये 90 है, चारों का सम 360 है। निकाल दो आंसर। 60 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 7 दिन में करेगा, मतलब पूरा काम 21 दिन में करेगा। B 2/7 अगर 10 दिन में करता है तो 2 × 5 = 10 यानी 7 × 5 = 35 दिन में पूरा करेगा। तो A और B मिलकर, तो अगर तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 105 तुम्हारा LCM है। इनका एफिशिएंसी हो जाएगा 3, सॉरी, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 5:3। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, 8 से डिवाइड करोगे यानी कितना आ जाएगा, 13 8 104। एक इंटीजर बच जाएगा और 1/8, 13 इंटीजर 1/8 दिन लगेंगे उस काम को पूरा होने में। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 पे चलते हैं। इसको सरलीकृत करना है तो आप देख सकते हैं पावर 4 है, तो क्यों ना मैं बोलूं कि क्या ये 4x का पावर 4 है? बिल्कुल है। क्या ये अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कुछ और भी कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, कट रहा है। देखना आप कैसे देखना, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से ऊपर से ना आप 16 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 16 × x⁴ माइनस y⁴ बाई, यहाँ अगर तुम कॉमन निकालोगे कितना, 4, तो यहाँ बचेगा 16 × 5 = 80, 20 × 4 = 80, यानी कि 20x²। ठीक है। तो 20 ना निकालो तुम, और भी निकाल लो। अच्छा सवाल लगता है ये, कोई बात नहीं। अगर मैं 20 कॉमन निकाला मैंने यहाँ से तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4x² माइनस y⁴ 2। ठीक है। यहाँ से अगर तुम 4 कॉमन निकालते हो तो कितना बचेगा, 4 × x² और प्लस प्लस y²। ठीक है। लगता है आपका आंसर आ चुका है। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो a - b और ये a + b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है। तो आप जरा देखो, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, यानी कि 1/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 क्या बोलता है कि धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल कितना लिखा हुआ है, 40 है कि 45 है। नंबर 17 सवाल देखो जरा। तो आप देखेंगे धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में, ये लिखा हुआ 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करें। 12 किलोमीटर की दूरी
प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई 1 घंटे में, यानी मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू है 12। बोलिए ना। फिर धारा की प्रतिकूल 12 किलोमीटर, अच्छा मैं गलती कर दिया क्या? धारा के यहाँ प्रतिकूल लिखा हुआ है और यहाँ अनुकूल, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। यानी 12/x+y इज इक्वल टू 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 3/4 आवर। 4 से कट जाएगा ये, यानी x+y की वैल्यू आ गई 16। अगर आपको x निकालना है, दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए, y की वैल्यू निकालना है घटा करके हाफ कर दीजिए, यानी कि आंसर क्या है 14 और 2 किलोमीटर पर आवर। आसान सवाल था। पता नहीं क्यों भाग जाता है यार। तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं भागा है। नंबर 18। ठीक है, 5 सेक्शन दे रखे हैं, तो सेक्शन ए और बी में उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये उपस्थित छात्र हैं और ये तुम्हारा पास छात्र है, तो इससे कोई मतलब है नहीं इस सवाल में। आपको सिर्फ इससे पूछ रहा है कि ए और बी में उपस्थित छात्रों की संख्या के बीच अंतर। वेयर इज ए? ए का मतलब 42 डिग्री और बी का मतलब 50 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री की अंतर है। तो 8/360 डिग्री और इंटू 1800। तो आप देखेंगे इस पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, यानी कि 40 इस सवाल का अंतर है। जो आपसे पूछ रहा है सवाल का अंतर कितना है? 40। सॉरी। नंबर 19। आपसे पूछा कि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 5 का 20 और 2 22/5 दिन में करते हैं। ये तुम्हारा टाइम है, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, लिख लेता हूं मैं। आर और एस की तुम बात करोगे तो उसी कार्य को 9 चौका 36 और 8 44/9 डेज में पूरा करते हैं। आप ध्यान देना कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, पी क्यू आर एस, अगर मैं चारों को एक साथ मिला दूं, लगता है कि बढ़िया सवाल है, 4 लोग वाले सवाल है, तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? अरे भाई, तो आसान सवाल है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, ये पी क्यू ना मान के इस पूरे के बदले में ए लिख दूं, इस पूरे के बदले में बी लिख दूं, 30 पूरे के बदले में ए प्लस बी लिख दूं? ये ठीक वही सवाल है ना जो पहले आप लोगों ने सॉल्व कर रखा है। पी क्यू लिख के डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 44। तो पहले मुझे इफिशियंसी निकाल के दिखाओ। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 दूना 10 और ये जाएगा 9। तो अगर आप 19 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बोलूंगा मैं? ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम का ये टाइम है, टाइम लिया गया ए प्लस बी के द्वारा। आप जरा निकाल दो, 19 दूना 38, यानी 6 बच गया आउट ऑफ 19। इतना डेज लगेगा तो काम पूरा हो जाएगा। आसान सवाल था ये, डराने की कोशिश कर रहा है। दो त्रिभुज की 3 भुजाएं 4 5 6 है, तो गलत कथन का चयन कीजिए। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, बिल्कुल है। अगर तीनों भुजाएं सेम है तो सर्वांगसम तो होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसका सी लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल अलग अलग होगा, बिल्कुल नहीं। जब दोनों का साइड लेंथ सेम है तो ऑफकोर्स मैं कह सकता हूँ कि दोनों एस 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 साइड 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 के माध्यम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसका हर एक चीज क्या होगा? इक्वल होगा, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब एरिया भी इक्वल होगा। और यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग होगा, यानी गलत कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि मोना ने आभूषण के 2 सेट कितने में खरीदे हैं? तो आप देखो जरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। 4,000 रुपए में खरीदे हैं। 2 सेट खरीदा इन्होंने 4,000 रुपए में। ठीक है, इन आभूषणों को सेट को एक को कितना में लाभ पर बेचती है? एक को बेचती है भाई 8% के लाभ पर, और दूसरे को बेचती है 6% के हानि पर। तो पूरे लेन देन में कितना उसको कुल या लाभ या हानि ज्ञात करें। इस सवाल में कुछ है ही नहीं। आपको बता दिया कि दोनों का सीपी कितना है? 4,000, यानी कि दोनों का बेस प्राइस कितना हो जाएगा? 4,000 मैं कह सकता हूँ। तो चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, दोनों का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4,000, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2% का प्रॉफिट हो रहा है। किस बेस पे? 4,000 के बेस पे, यानी 40 दूना 80 रुपया क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कुछ भी हल करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 22 पे चलते हैं। रमेश नगर ने अपने गृह नगर को जाते हुए पहले 250 किलोमीटर पहले 250 किलोमीटर की दूरी जो है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अगले 250 किलोमीटर की दूरी इतने के चाल से चलती है, तो उनका एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, तो 250 और 250 कितना हो जाएगा? 500। अगर तुम टाइम निकालोगे तो आप देखोगे 250/75 प्लस 250/85, काट कुट लो, तुम्हारा आंसर फटाफट आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं
कि क्यों ना हम काटने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि 250 में अगर कॉमन निकाल के इससे काट दो बचेगा ऊपर, 250 से कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, तो आप देखेंगे ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या होगा। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, ये तो गंदा सवाल हो गया भाई फिर गुना भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत गंदा लगता है मेरे को। ठीक है, तो आप बोलेंगे 75 इंटू 85 नीचे आएगा और इन दोनों का सम ऊपर आ जाएगा, मतलब 160 यहाँ जाएगा। मतलब मैं कहूँगा इसको कितना, 2 इंटू ये जाएगा ऊपर, यानी कि 75 इंटू 85, और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 160। अच्छा, मुझे ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप देखेंगे दोनों का चाल दे रखा था, है ना, और दोनों का डिस्टेंस अगर सेम था, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। मुझे कैसे पता लग गया, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो मुझे वही चीज़ याद आ गया, मुझे 2 इंटू s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, ये वही चीज़ है, तो मुझे इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, लिख दिया तो फिर रिवाइज हो गया मेरा। आज जरा देखते हैं, अगर मैं काटूँ इसको तो कितने से कट जाएगा, आप बताओ। ये 17 पचे 85 और ये कट जाएगा 32 पचे 160। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा भाई 16 बार में। ठीक है, अब कुछ कटने वाला नहीं है फिलहाल। तो 75 गुना 17, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 8, 17 सते 119 और 8 यानी कि 128, सॉरी 127 होगा ना, 127, 119 और 8 कितना होता है, 127 बाई 16। ठीक है, तो 16 सते कितना होता है, 112, 15 और 5 155, यानी कि 16 नवे 144, यानी 11 बच गया, डेसिमल लगा दो 110 हो गया, यानी 6 टाइम करेंगे तो 96, 14 यानी कि 14 यानी कि लगभग आप देखेंगे 79.6, ऑप्शन नंबर 1 दिखा रहा है आपको। जब 6 आ चुका है तो ऑफकोर्स ये वाला तो खत्म हो गया पहले से ही, और बाकी जो तो पहले से खत्म हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या करेंगे हम, टिक करके निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आप देखो 69, ये आपका दे रखा है एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज क्या हो जाएगी, स्पीड है। आगे बढ़ते हैं, इतने का मान क्या होगा अगर मैं 7 कॉमन निकाल दूं, तो आप देखेंगे a माइनस ए की वैल्यू आ चुकी है, कितना बताओ, -4/7। बोलो बोलो, a माइनस 1/a की वैल्यू आ चुकी है, तो क्यों ना पहले हम इसकी वैल्यू निकालें इसकी। तो आप देखेंगे -4/7 का क्यूब करो और +3 टाइम्स इसको तुम जोड़ दो। बोलो बोलो, मैं सही कर रहा हूँ क्या। अच्छा, ये देखो -4/7 मैंने कॉमन निकाला, अगर यहाँ बच जाएगा 16/49 और यहाँ बच जाएगा +3। इसमें को -1 भी करना, वो बाद में कर लेंगे हम, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखो जरा कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 गुना 3 147 और +16 कितना हो जाएगा, तो 160 और 3 163 और गुना 4 करो, यानी कि -4 गुना 163 और नीचे कितना आ जाएगा, 7 इंटू 49 यानी कि 343। इसमें से आपको -1 करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखा ना, -1। ठीक है, तो आओ जरा सॉल्व करें। जबरदस्ती थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाने की कोशिश की गई है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ अगर। तो आप जरा देखेंगे कितना हो जाएगा, 16 गुना 4 64 और 4 यानी कि 640 और 4 तिया 12, 652, आई थिंक -652 आ रही है, और -343 और, ठीक है, और बाई 343 तो आप देखेंगे 6 और 3 9, 5 4 9, 2 3 5 यानी कि 995 साइन लग जाएगा माइनस का आउट ऑफ 343। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 क्या बोलते हैं, कौन सा अनुपात सबसे कम है। तो या तो आप इन सबका परसेंटेज निकाल लो, ऊपर वाला वैल्यू किसका कम होगा वही सबसे छोटा अनुपात होगा, या फिर इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप चारों को लिखो पहले, 13 19 8 19। तो इन दोनों में तो दिख रहा है कि कम कौन सा है, इन दोनों में तो इसको ऑलरेडी काट दो कि ये, और इसमें क्या हो जाएगा, 8 वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फिर आप लिख लो अगला क्या है, 15/38, 15/38। सब कुछ आप कर सकते हैं इसमें, फटाफट देखो जरा। फिर लिख सकते 17/38, ये तो बेस्ट आपको दिख रहा है। कैसे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कैसे इसको आप लिख सकते हैं,
इस वाले सेक्शन को 16/19 × 38। अब मुझे एक बात बताओ, सबका देखो डी वाला वैल्यू सेम है। अगर डी वाला वैल्यू सेम है तो ऊपर जिसका छोटा वैल्यू होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बेस इक्वल कर दिया ना हमने। आगे बढ़ो, ये क्या बोलता है कि 19,000 माइनस, अच्छा माइनस नहीं है ये, 19,000 से 22,000 आए जो है उनमें परिवारों की संख्या कितनी है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि 22,000 से जो अधिक आए हैं वो 33 परिवार है और 19,000 से अधिक आय वाले हैं 50 परिवार है, तो इसके बीच में कितना लाई करेंगे। ये 50 में ये भी तो शामिल हो गया ना, यानी इनके बीच में 19 और 22 के बीच में मात्र 17 परिवार होंगे। तो आप देख सकते हैं परिवारों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 17। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 25 भी खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक सवाल समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।